जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। दोस्तों, आज का कथानक महज एक कथानक नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक सच्चाई है मेरी और भोलू की जीवन की, जिसे मैंने संस्मरण के रूप में लिखा और आज अपनी आवाज में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत संस्मरण का शीर्षक है भोलू। तो आइए सुनते हैं संस्मरण भोलू की हृदय स्पर्शी कथानक को। मैं एक अध्यापक हूँ। उस दिन मैं 4 से 5 बजे का कोचिंग बैच अटेंड कर रहा था। तकरीबन 4:30 बजे मुझे मेरी माता जी के द्वारा सूचना मिली कि अपने पिल्ली का एक्सीडेंट हो गया है। यूं ही उक्त शब्द मैंने अपनी माता जी के मुख से सुने, मेरा समूचा जिस्म कांप गया। मस्तिष्क में अजीब सी उद्विग्नता उत्पन्न हो गई। विचारों का भूचाल सा उमड़ने लगा मस्तिष्क में। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। शरीर में प्राणवायु का प्रवाह थम सा गया। उद्विग्न मन से तत्काल ही मैंने कोचिंग के अवकाश की घोषणा कर दी। शीघ्र ही मैं मासूम से दुर्घटनाग्रस्त भोलू को देखने के लिए घर से निकल पड़ा। दूर से ही मैंने भोलू की दर्द में सिमटी हुई कराहट सुनी। मेरा आंतरिक हृदय आर्तनाद कर उठा। नेत्रों में अश्रुओं की नमी ने अधिकार स्थापित कर लिया। गमगीन अश्रुओं को छिपाते हुए मैं भोलू के निकट पहुंचा। मुझे अपने समीप पाकर भोलू अपनी वेदना कूकू कूकू की और तीव्र स्वर में जाहिर करने लगा। मैंने स्नेह और प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भोलू कुछ शांत हुआ। मेरे बड़े भाई वहां उपस्थित थे, जो मुझसे पूर्व भोलू की देखभाल कर रहे थे। पूछने पर ज्ञात हुआ कि भोलू का एक्सीडेंट किसी बड़े वाहन से हुआ था। घटनास्थल पर दर्द से छटपटाते हुए भोलू को पिताजी बरगद के पास स्थित अस्थायी आवास पर लेकर आए थे। भोलू के शरीर का निचला हिस्सा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसका दायां पैर टूट गया था और कमर के दाईं ओर गहरा जख्म हो गया था, जिसकी वजह से निरीह भोलू भयंकर वेदना से गुजर रहा था। मुझे उसके जख्मों की वेदना का पूर्ण एहसास था, इसलिए मैं उसे अपने आगोश में लेकर प्यार से सहलाने पुचकारने लगा। मेरे स्नेहपूर्ण स्पर्श के एहसास से भोलू को काफी हद तक सुकून मिला। भोलू शांत हो गया था और मुझे कृतज्ञतापूर्ण निगाहों से निहार रहा था। उस समय उसकी आंखों में मेरे लिए ऐसे भाव थे जिसकी अनुभूति मेरे लिए अत्यंत मधुर थी। तत्क्षण ही मैंने भोलू के उपचार हेतु अपने छोटे भाई के द्वारा मेडिकल से आवश्यक औषधियां मंगवाई। औषधियों की प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम मैंने भोलू के जख्मों को डेटॉल और रुई की मदद से साफ किया। तत्पश्चात जख्म भरने की औषधि भोलू के जख्मों पर लगाई और पट्टी बांधने की चेष्टा करने लगा, परंतु पट्टी बंधवाने में भोलू स्वयं के प्रति असहज महसूस कर रहा था। अतः मैंने पट्टी बांधने का विचार त्याग दिया। चिकित्सा के दौरान भोलू मासूमियत के साथ बड़े ही इत्मीनान से लेटा हुआ था। उसकी गोल गोल मासूम सी चमकती आंखों में स्वयं के लिए मैं प्यार और अपनत्व की झलक स्पष्ट देख रहा था। अब भोलू ने कराना भी बंद कर दिया था। कदाचित उसे वेदना से छुटकारा मिल चुका था। फिर मैंने भोलू का प्रिय खाद्य बिस्कुट भोलू को खिलाना चाहा, परंतु भोलू ने उसे छुआ भी नहीं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी नहीं बाद में खा लेगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अगले 15 दिनों के अंतराल में भोलू की काया में अवश्य सुधार हो जाएगा। इन्हीं विचारों में खोया हुआ मैं आगे की चिकित्सा योजना बनाने लगा। कुछ क्षणोपरांत मेरे ज्येष्ठ भ्राता उसे मूल निवास स्थल पर लेकर आए और प्यार से मेरे कमरे में लिटाया। घर के सभी सदस्य भोलू के समक्ष उपस्थित होकर ईश्वर से भोलू की जीवन की मंगल कामना करने लगे। भोलू को दूध पिलाया। बमुश्किल उसने दूध पिया और दर्द निवारक औषधि खाई। तकरीबन आधा घंटे बाद नन्हे प्यारे से भोलू ने एक पलटी की और इतने ही समयांतराल पश्चात भोलू लंबी लंबी सांसें भरने लगा। तभी अचानक एक गहरी और लंबी सांस लेते हुए 7 महीने के मनमोहक भोली सी सूरत के भोलू ने प्राण त्याग दिए। जो ही भोलू ने प्राण त्यागे, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरी स्वयं के प्राणों का प्राणांत हो गया हो। मेरा अंतर्मन वेदना और संताप के सम्मिश्रण से उद्विग्न होता। मैं भोलू को अबाक सा निहारता रहा। मेरी काया अपने स्थान पर जड़वत होकर रह गई। कंठ से स्वर स्फुरित होने बाधित हो गए। शरीर के प्रत्येक रोम से अदृश्य आंसुओं का सैलाब सा फूट पड़ा। ऐसा मुझे लेस मात्र भी भान नहीं था कि भोलू हमें सदैव के लिए इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। भोलू के चेहरे का स्पर्श और नेत्रों को बंद करते हुए मुझे अत्यंत दुखानुभूति हुई। दुख के आगोश में अधीन हुए मेरे मस्तिष्क पटल पर भोलू के जन्म से मरण तक का संपूर्ण घटनाक्रम चलचित्र की भांति उभर आया। महज 20 दिन का था भोलू जब मेरे 2 छोटे भाई उसे लेकर घर आए। उन्होंने बताया कि इसकी माँ का देहावसान हो गया है, जिसके चलते ये छोटा सा कुक्कुर शावक भूख की वेदना से बिलख रहा था। इसीलिए मैं इसे घर ले आया। सर्दी का मौसम था उन दिनों, अतः सर्दी की मार से भी मर रहा था नवजात कुक्कुर शावक। मेरी आत्मा और मन उसकी दयनीय अवस्था के बोध से द्रवीभूत हो गया। प्यार से मैंने कुक्कुर शावक को एक हथेली पर उठाया और दूसरी हथेली से सहलाने लगा। मेरी हथेली के स्पर्श से शावक कूकू की प्रतिध्वनि के साथ अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसकी इस अदा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तत्क्षण ही मैंने कुक्कुर शावक के सम्मुख दूध रखा। भूख की अधिकता की वजह से उसने शीघ्रता से सारा दूध पी लिया। क्षुधा तृप्ति के पश्चात संतुष्ट होकर वह मेरे समीप बैठ गया और घर के परिता निहारते हुए वातावरण का जायजा लेने लगा। तत्पश्चात कुछ क्षणोपरांत वह गहन निद्रा में लीन हो गया। रात्रि प्रहर में मैंने उसे उठाया और पुनः दुग्धपान कराया।
फिर अपने कमरे में चटाई पर उसे लेटा दिया और कंबल उड़ा दिया। कुछ क्षणों तक वह लेटा रहा, परंतु अगले ही पल उठा और कूकू की ध्वनि के साथ मेरे बिस्तर पर चढ़ने का यत्न करने लगा। शायद उसे सर्दी महसूस हो रही थी। बार बार प्रयास करने के पश्चात भी जब वह सफल न हो सका तो मुझे उसकी व्यवस्था पर तरस आ गया। बिना समय गवाए मैंने उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लिया। रात भर सुकून से वह मेरे बिस्तर पर लेटा रहा। सुबह मैंने अपने घर के अन्य पालतू पशुओं से उसका तारुफ कराया। सभी प्यार से आपस में घुल मिलकर रहने लगे। समय यूं ही गुजरता रहा। दिन प्रतिदिन उसकी अटखेलियां मेरे घर के आंगन में निरंतर जारी रहीं। यदाकदा सुबह जब मैं देर तक सोया रहता था, उसका मेरी रजाई खींचकर हटाना, मेरे हाथ पैरों को चाटकर मुझे जगाना, मुझे उसकी और करीब ले गया। अपनी छोटी छोटी टांगों से कुचाले बढ़ता हुआ जब वह मेरे समीप आता था, तब मैं वात्सल्य विभोर होकर उसे अपनी बाहों में भर लेता था। उसे भी मेरा साथ बहुत पसंद था। मेरे प्रति एक स्नेही आकर्षण था उसकी अंतरात्मा में। जब मैं विद्यालय से घर लौटता तो द्वार पर ही मेरे पैरों से लिपट कर वह ऐसे पूछ हिलाने लगता था मानो मेरे स्वागत हेतु उसने एक नायाब तरकीब ईजाद की हो। कोचिंग पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होकर शरारत करना फितरत में शामिल था उसके। कभी कलम को मुख में रख लेता तो कभी पुस्तक को सूंघता व चाटता। नटखटी होने के बावजूद भी बड़ा समझदार था वह। कभी किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाता था, न किसी को काटता था और न ही किसी की कलम को तोड़ने व पुस्तक को फाड़ने की चेष्टा करता था। वहीं पास बैठकर विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए मुझे एकटक निहारता रहता था। उसके नटखटी और भोलेपन के अंदाज को देखते हुए मैंने उसे कई नाम दिए थे, जैसे पिल्लू राम, पिल्लू महाराज, पप्पू पादर, नटखटी राम इत्यादि। परंतु पिल्लू महाराज के लिए जो नाम मेरे हृदय की अनंत गहराई से निकला था, वो नाम उसकी भोली सी सूरत और भोलेपन की वजह से भोलू था। जी हाँ, भोलू। इस नाम का उच्चारण मुझे मानसिक सुख की अनुभूति कराता था। भोलू ने कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था, न किसी के पात्रों को स्पर्श करता था और न ही अनुचित स्थान पर मलमूत्र का त्याग करता था। समझदारी की एक जीवंत मिसाल था भोलू। एक मादा कुकुर शावक उसकी मित्र थी, जो आयु में भोलू से 8 महीने बड़ी थी। आरंभिक समय में भोलू की मां के गुजर जाने के पश्चात उसने संरक्षिका के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी किया था। अक्सर दोनों साथ साथ घर आते थे और साथ ही बैठकर भोजन किया करते थे। दोनों के मध्य आपसी संबंधों में प्रबल मधुरता थी। वफादारी का भी सर्वोत्तम उदाहरण था भोलू। रात्रिकालीन बेला में कोई भी अजनबी व्यक्ति अथवा जानवर चबूते पर चढ़ने या उसके मार्ग से गुजरने का साहस नहीं जुटा पाता था। कुशल शिकारी बगुले की भांति हल्की सी आहट सुनकर ऐसे चौकन्ना हो जाता था भोलू, जैसे बगुले की ध्यान मुद्रा को स्वयं में आत्मसात करने को प्रतिबद्ध हो। संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए कभी छत पर भौं भौं की तीव्र ध्वनि के साथ भौंकने लगता, तो कभी दौड़ते हुए गली में दूर तक भौंकता हुआ चला जाता और पुनः उसी अवस्था में वापस लौट आता था। इसके अतिरिक्त खाने पीने का भी बहुत शौकीन था भोलू। दूध, चाय, टॉस, बिस्कुट, पूरी, नमकीन प्रिय भोज्य थे उसके। सर्दी का मौसम बीत गया, गर्मी का मौसम आया। गर्मियों में अक्सर शाम को भोलू छत पर चढ़ जाता था और रात्रि के 9 बजे तक बिस्तरों पर अटकेलियां किया करता था। वहीं छत पर बैठकर भोजन करता था। जब मैं नीचे बाहर वाले कमरे में लेटने आता तो साथ में भोलू भी आ जाता था। फिर 1 बजे तक कमरे के अंदर बाहर होते हुए भौं भौं की तीव्र ध्वनि के साथ स्वयं के सजग होने की वास्तविकता प्रमाणित किया करता था। सुबह शीघ्र शौच इत्यादि से निवृत्त होने के लिए बाहर चला जाता था और चाय के समय तक वापस लौट आता था। दोपहर से पूर्व कुछ समय भोलू बरगद के समीप स्थित आवास पर व्यतीत किया करता था, जहाँ अस्थायी रूप से मैं और मेरी परिजन निवास करते हैं। तत्पश्चात पूरी दोपहरी घर में रहकर कभी पलंग के नीचे, कभी भंडरिया के अंदर तो कभी मेरे कमरे में लेटकर आराम करता था वह। शाम को 4 से 6 बजे के बीच 2 घंटे के समयांतराल के दौरान अपने समाज में उठना बैठना था भोलू का। बड़ा ही मिलनसार किस्म का स्वभाव था उसका। अक्सर छोटे छोटे मानवीय बच्चों के साथ खेलना, शरारत करना, बकरी के बच्चों के साथ उछलना कूदना बहुत पसंद था उसे। यदाकदा जानवरों के साथ चारागाह में मस्ती करने पहुंच जाता था। मेरे छोटे भाइयों की साइकिल का पीछा करते हुए खेतों का भी जायजा कर आता था वह। अपने जीवन की प्रथम होली का भरपूर लुत्फ उठाया भोलू ने। कभी रंग में रंगे बच्चों से स्वयं को रंगवाने का, तो कभी मुख में गुजिया या पापड़ दबाकर उछल कूद कर खाने का। घर का अभिन्न सदस्य बन चुका था भोलू और सभी का चहेता भी। समय का चक्र अनवरत तीव्रता से चलता रहा। फिर वह मनहूस दिन आया, जिस दिन भोलू संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। रात्रि को भोलू का शव मेरे ही कमरे में रखा हुआ था। मेरे निकट मादा कुकुर साबक भी बैठी थी। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बार बार भोलू की मृत काया को देखता रहा। हर बार मेरे नेत्र सजल होते रहे। उस रात जिस पीड़ा और दुख से गुजर रहा था मैं, शायद शब्दों के माध्यम से बयां कर पाना मुश्किल होगा। भोलू इस संसार से अवश्य चला गया, परंतु मेरे दिल और दिमाग में सदैव जीवित रहेगा, तब तक जब तक मैं जीवित हूँ। भोलू के इंतकाल के 2 दिन तक मेरी चेतना शून्यवत रही।
तीसरे दिन मैंने प्रस्तुत संस्मरण श्रद्धांजलि हेतु लिखा, जो भोलू की स्मृतियों को अनंत काल तक जीवंत रखेगा। अंत में ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ, निश्चल प्यारे भोले वाले भोलू को सदगति प्राप्त हो।